सर क्या इस बार मैं मैथमेटिक्स में पास हो जाऊंगा? क्या मेरे मैथ्स में 75 मार्क्स आ सकते हैं? क्या मैं 95 मार्क्स ला सकता हूँ? इस बार मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आऊँगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैं आपके रोज़ देखता हूँ। मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और मेरे को अभी भी मैथमेटिक्स में एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करना बहुत पसंद है। तो एक स्टूडेंट और एक टीचर के नज़रिए से, दोनों के नज़रिए से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप वो कौन सी दो जगह जहाँ पर आप मेहनत करके 95% आसानी से ला सकते हो। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 लाना भी बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा बार आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाता है। आपने ऐसे कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे और हो सकता है लास्ट वीडियो देख रहे हो। उसके बाद में आपको और किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑल इन वन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें नई और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने को मिलेगी। और आपके जो भी भाई बहन या फिर दोस्त मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को मैं दो भागों में आपको समझाऊंगा। एक तो वो वक्त जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तैयारी कर रहे होते हो, जब आप स्टडी टेबल पर अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे होते हो। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तब आपको मैथमेटिक्स का पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टडी टेबल पर आते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों, आपका जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है ना, तो आपको इसको 3 तरीकों से अप्लाई करना आना चाहिए। भले चलो कोई थ्योरम समझ लो या फिर कोई फॉर्मूला समझ लो। एक तो सीधा सीधा, ये सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे एग्जाम्पल से। तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है या आपकी जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसके एग्जाम्पल्स स्किप मत किया करो। तो कंसेप्ट को सीधा अप्लाई करना आना चाहिए, कंसेप्ट को उल्टा अप्लाई करना आना चाहिए, और कंसेप्ट को घुमा फिरा के भी अप्लाई करना हमें आना चाहिए। अब कंसेप्ट या फिर ऐसी चीज़ें आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको एग्जाम्पल्स के अंदर। कोई भी फॉर्मूला देखो, उससे जस्ट अगला वाला जो एग्जाम्पल होता है वो एकदम सीधा सीधा एग्जाम्पल होता है, जिसमें फॉर्मूले में चीज़ें आपको रखनी होती है आरएचएस के अंदर, और एलएचएस में जो भी चीज़ पूछी जाती है उसका आंसर हमें मिल जाता है। दूसरी चीज़, एलएचएस वाली चीज़ दे दी जाती है, कई बार आंसर पता होता है लेकिन कुछ और चीज़ छुपा दी जाती है, वो पूछा जाता है, तो ये उल्टा तरीका हो गया। कई बार किसी फॉर्मूले को एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करके दे दिया जाता है, तो ये तरीका हो गया घुमा फिरा के पूछने वाला। तो ऐसे तीनों तरीके, तीनों टाइप के आपके एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कैलकुलेशन। कई सारे स्टूडेंट्स सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं लेकिन लास्ट में जाके एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन या फिर सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने केवल यही समझा रखा है कि आप कैसे मैथमेटिक्स के अंदर सिली मिस्टेक्स कम से कम कर सकते हो। उसमें मैंने ये बताया मेन चीज़ कि कैसे, कब आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए और कब आपको कैलकुलेशन से बचना भी आना चाहिए। तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके इस वीडियो के बाद आप ज़रूर उसको देख लेना। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैंने समझाने की उसमें कोशिश की है। दोस्तों, अगली चीज़, जब भी आप मैथमेटिक्स सोल्व करने बैठो, आप हमेशा खुद सोल्व किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फ्रेंड सोल्व कर रहा है और आप बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ऐसे नहीं, वो अपना सोल्व करेगा, आप अपना सोल्व करो। हाँ, आप आपस में बात कर सकते हो, लेकिन पेन और कॉपी आपके पास में होना ही होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड भी पेन कॉपी रखता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपके पास तो होना ही होना चाहिए। जब आप खुद से पेन कॉपी लेकर किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने बैठोगे ना, तब क्या होगा कि आपको अलग अलग सिचुएशंस मिलेगी। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ ना कुछ सोल्व कर रहे हो, अचानक से पेन रुक गया, अब आपको पता ही नहीं चला यार अब कर रहे हैं क्या, आप उलझ जाते हैं उस वहाँ पे, है ना। तो ये होती है सिचुएशंस। क्या होती है सिचुएशंस? ऐसी सिचुएशन से अगर आप पहली बार एग्जाम में मिल रहे हो तब तो आप उससे उभर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप पहले खुद से सोल्व कर रहे हो प्रिपरेशन के टाइम, तो वो सिचुएशन आपको याद हो जाएगी। मैं क्वेश्चंस याद करने के लिए मैथमेटिक्स में कभी नहीं बोलता, लेकिन सिचुएशन याद करने के लिए बोलता हूँ। और मैथमेटिक्स एक सिक्वेंशियल सब्जेक्ट है, मतलब एक स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप हमें लिखनी पड़ती है। और वो दूसरी स्टेप कैसे लिखते हैं? पहली स्टेप को ही सोल्व करके दूसरी स्टेप में हम तब्दील करते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, वो अलग अलग होता है, लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेशन होने लगती है तब सभी का प्रोसेस सेम होता है। तो एक सिचुएशन होती है ना, वो सभी क्वेश्चंस में हमें लास्ट में सेम देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको खुद से सोल्व करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन, अगर सेम टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं तब भी आप खुद से एक एक क्वेश्चन सोल्व किया करो। खुद सोल्व करोगे, खुद का एक्सपीरियंस होगा और खुद के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका फ्रेंड सोल्व कर रहा है तो आपके फ्रेंड को मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे वो। दोस्तों, अगली चीज़ है, आप एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट खुद बनाना। ठीक है, फ्रेंड की बनी हुई लिस्ट या फिर
टीचर ने बना के दे दी हो, उससे काम नहीं चलेगा। आप खुद की एक लिस्ट बनाओ, उसमें क्या क्या होने चाहिए, एक चैप्टर के या फिर एक पूरी किताब के सारी थ्योरम्स लिख लो, फॉर्मूलाज लिख लो। हो सके तो प्रोसेस या फिर जो भी मेथोडोलॉजी होती है ना, कि मतलब इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे होते हैं, तो थोड़ी बहुत आप वो अप्रोच भी लिख सकते हो। लेकिन फॉर्मूला और थ्योरम्स वो तो आपके उसमें लिखे हुए ही होने चाहिए। और ये लिस्ट किसको बनानी है? आपको खुद को बनानी है, क्योंकि वही बात, खुद की मेहनत खुद के मार्क्स। अगली चीज़ है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। ये एग्जाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस आपको अभी करनी पड़ेगी स्टडी टेबल पर। एग्जाम में 3 चीज़ें चलती रहती है, दिमाग, आपका हाथ और टाइम। तो टाइम को तो आप रोक नहीं सकते, वो तो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपका हाथ और दिमाग। तो अपने हाथ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, और दिमाग ये आपको बताएगा कि कब, कैसे, किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है। और ये सारा एक्सपीरियंस है ना, ये एक दिन में नहीं होता, ये एक्सपीरियंस होता है। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अगली स्टेप समझोगे। अगली स्टेप क्या है? आपको एग्जाम से पहले एक तो सिलेबस अच्छे से देख लेना है। कई बार क्या होता है कि अलग अलग ईयर्स के अंदर सिलेबस चेंज होता रहता है, तो सिलेबस देख लेना। उसके बाद में जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो सोल्व करना, और उनको एकदम से 3 घंटे का पेपर होता तो आपको भी 3 घंटे में ही सोल्व करके रखना है उनको। 4 घंटे या 5 घंटे मत लगाना, क्योंकि 4-5 घंटे या फिर पूरा एक दिन मिल जाएगा तब तो सोल्व कर ही लोगे ना। एक दिन का थोड़ी पेपर है, पेपर तो बस 3 घंटे का है। प्री बोर्ड जरूर देने चाहिए स्टूडेंट्स को। और जो पुराने सालों के पेपर्स है उनसे क्या होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। और ये जब आप 3 घंटे की ड्यूरेशन में दोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका आराम से सुधर जाएगा। दोस्तों अगली चीज़ है, आपके जो डाउट्स है ना वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस स्टेप में बार बार डाउट आ रहा है। क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे ना, ये सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप अगर डाउट क्लियर नहीं हो पाई या कोई पैराग्राफ नहीं समझ पाए तो आप क्या करो, उसको रट लो और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा कैसा लिख दो। तो ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। जैसे मान लो आपको कोई प्रोसेस है, कोई स्टेप है, आपको रेशनलाइजेशन नहीं समझ में आया, या फिर कि किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं, एक द्विघात समीकरण के मूल निकालने आपको नहीं आते बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म, जो बीच वाला पद होता है ना उसको तोड़ के, या फिर समझो कि पूर्ण वर्ग विधि से नहीं आता, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं पता चलता आपको रूट्स कैसे निकाले, तो अब उसमें ना डेटा चेंज कर दो। क्वेश्चन रटोगे तो क्या होगा, वो एक ही क्वेश्चन के लिए आप समझ पाओगे। अगर क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दिया तो फिर नहीं समझ पाओगे। तो आपके जो डाउट्स है ना, एग्जाम से पहले या फिर कोई भी छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं उनसे पहले आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। और एग्जाम टाइम तक अगर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हुए तो ये जो डाउट्स है ना ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं एग्जाम टेबल पर। जब आप एग्जाम दे रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो 15 मिनट का जो टाइम मिलता है आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले, उस टाइम में आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो लेकिन आंसर शीट में कुछ लिख नहीं सकते। तो उस टाइम आप जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है ना, ऑर्डर वो डिसाइड कर लो कि मेरे को ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही सोल्व किया है, इसको कर देना सबसे पहले। फिर उसके बाद में और जो आपने क्वेश्चन देख रखे हैं पहले से, है ना, मतलब डेटा चेंज कर देंगे वो तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में तो डेटा चेंज करके क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रखेंगे तो क्वेश्चन नया बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके फेमिलियर है वो सबसे पहले कर लो, या फिर उनको टिक लगा लो कि सबसे पहले मैं ये करूँगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते या फिर जिनमें आपको कुछ डाउट है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को आप लास्ट में ही करना। इससे 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरी चीज़ आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लास्ट तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते रहो जो आपको आ रहे हैं। अगर आप पहला ही क्वेश्चन ऐसे उठा लो जो आपको नहीं आ रहा, फिर तो कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाएगा ना। दोस्तों अगली चीज़, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी स्टेप्स होती है, तो हर एक स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। जो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में ग्राफ या डायग्राम बनाना ज़रूरी है तो वो भी आपको बनाना चाहिए। बिना अगर ऐसा आपको लग रहा है तो कई क्वेश्चंस होते हैं जो बिना डायग्राम होते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस में डायग्राम बनता ही बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो ग्राफ है वो मिस नहीं करना चाहिए, वो लिखना ही लिखना चाहिए। क्योंकि बोर्ड की जो कॉपीज़ होती है वो ऐसे ही चेक होती है, उनको जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको एक लिस्ट मिलती है कि इस क्वेश्चन में इस डायग्राम का इतना नंबर है, इस स्टेप का इतना नंबर है। तो उसकी लिंक भी मैं आपको ऊपर की तरफ दे दूंगा कि बोर्ड में कॉपीज़ कैसे चेक होती है। वो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कैसे स्टेप मार्किंग मैटर करती है, कैसे बाकी चीज़ें मैटर करती है। वो चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। तो बोर्ड की जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास में काफ़ी कम टाइम होता है, तो कुछ खास चीज़ें हैं जिसको देखकर वो फटाफट अपने मार्क्स देते रहते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, जब आप आंसर लिखो तो एकदम क्लीन आंसर लिखा करो, एकदम साफ सुथरा। क्योंकि वही बात, कॉपी चेक करने वाले के पास काफ़ी कम टाइम होता है, और तो आप जो रफ, अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होती है तो रफ इस्तेमाल करते हैं। हो सके तो लास्ट वाला जो पेज होता है उस पर आप रफ लिख के कट करके वहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया करो। अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल तो फिर आप जो आंसर हमें लिखना होता है, जितनी जगह हमें मिली होती है
उसी के अंदर एक लाइन खींच के साइड में रफ इस्तेमाल कर लिया करो, लेकिन जो आप आंसर लिखते हो वो एकदम क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई काटापीटी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट चीज़, लास्ट के जो 20-25 मिनट होते हैं वो ज़रूर आपको बचाना है। टाइम मैनेजमेंट में ये एक समझ लो कि आपका जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए ऐसा समझ लो कि आपको 32 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, तो आपकी स्पीड स्टार्टिंग से बढ़ जाएगी। और लास्ट में एक्चुअली आपको 2 क्वेश्चन नहीं करने, उनकी जगह आपको टाइम मिल जाएगा 20-25 मिनट का। उस 20-25 मिनट में क्या करना है, आपको 1-2 बार रिवीजन कर लेना है कि हाँ मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, कहीं पे कोई कैलकुलेशन अधूरी रह जाती है। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेटिव बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से, उस कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया। ग्राफ बनाना बच गया तो ग्राफ बना दिया। तो ऐसी जो चीज़ें होती है 20-25 मिनट बचाने वाली, ये बहुत ज़रूरी होती है, ये तो हर एग्ज़ाम में ज़रूरी होती है। तो बस दोस्तों यही 2 चीज़ें हैं, प्रिपरेशन करते टाइम और एग्ज़ाम देते टाइम। इन दोनों टाइम्स में आपको फुल कॉन्फिडेंस से, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आपको सारी चीज़ें ये करनी है, तभी आप 95% आसानी से ला सकते हो। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, आप आए दिन सुनते हो कि 100 आउट ऑफ 100 आ गए मैथ्स के अंदर, तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। कोई भी एवरेज बच्चा भी कर सकता है, और जिनको मैथ्स से डर लगता है वो भी अगर इनको स्टेप बाय स्टेप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी ये सारे 95% हासिल कर लेंगे। तो बस दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।